जो भी अपना टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 2 मंथ, 2.5 मंथ मैक्सिमम, और 2 मंथ्स टाइम पीरियड है, जिसमें हमें कुछ 11th और 12th कंप्लीट टॉपिक कवर करना होता है। तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेंगे सारे टॉपिक्स का, और जहाँ पे वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा आएगा या कॉन्सेप्ट लूज होगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, तो वो टॉपिक आप बताएंगे मुझे, तो उसको हम लोग उस हिसाब से डील करेंगे, राइट। सो मूल कॉन्सेप्ट, पहला टॉपिक हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट डील करते हैं। इसमें हमारा 3 पार्ट बेसिकली होगा, जिसमें से पहला पार्ट तो मूल कॉन्सेप्ट का, कुछ हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, आप फटाफट थोड़ा आंसर कीजिए, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना जाना है हमें, ठीक है। देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो जिसको हम लोग स्किप करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक कोई लॉ मुझे बोलेंगे कि सर वो लॉ ऐसा मतलब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है या डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, तो अगर कोई स्पेसिफिक लॉ में या मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, कोई स्पेसिफिक लॉ में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, तो वो आप बताएंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज उस चीज को हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, अपना कंपेटिटिव क्वेश्चंस नहीं बनता है। देन जो पार्ट आता है वो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। रेडॉक्स रिएक्शन से मेंस में कंटिन्यूअसली, जेई मेंस बात करें या नीट की बात करें, तो नीट में जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं टाइट्रेशन के बिहाफ पे, टाइट्रेशन से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं, जहां पे रेडॉक्स रिएक्शंस का नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि मुझे वहां पे एन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, और एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन को कैलकुलेट करने के लिए रेडॉक्स का ग्रिप होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शंस पे अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप आराम से निकाल पाते हैं उस चीज को। बिकॉज वो सिर्फ मीडियम मेंशन कर देता है कि MnO4 मैं एसिडिक मीडियम में ले रहा हूँ, बेसिक मीडियम में ले रहा हूँ, न्यूट्रल मीडियम में ले रहा हूँ, तो क्या होगा, राइट। तो ये सब चीजें मेंशन कर देता है, तो वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं जो हमें याद रखना होता है, कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में हम एन फैक्टर के MnO4 का कितना लेते हैं। तो वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस का जो पार्ट है वो इसी चैप्टर में कवर होगा, मूल कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है टाइट्रेशन का पार्ट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट। नीट में बहुत टफ क्वेश्चंस वहां से नहीं आते हैं, बट अगर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से नहीं पढ़े होते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे इक्वेट किया जाता है, तो हम इजी क्वेश्चंस भी मिस आउट करते हैं वहां से, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट आएगा। तो ये चैप्टर इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो थोड़ा सा मुझे फटाफट आंसर करेंगे चैटिंग के थ्रू, और अगर कोई स्पेसिफिक लोग आंसर कर सकते हैं तो वो माइक ऑन करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो मूल कॉन्सेप्ट में पहला एक कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। क्या होता है ये एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम। 1 AMU is equal to 1/12 of mass of one atom of carbon-12 isotope। इज इट क्लियर? क्या 1 AMU यही होता है? 1 AMU का डेफिनेशन यही है, 1/12 of mass वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। सो 1 AMU, कोई मुझे बताएंगे कि 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स कितना होता है, बताएंगे कोई? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स इन ग्राम कितना होता है, कोई बताएंगे? बोलिए। 1.99 इंटू 10⁻³ कितना? -23 ग्राम। दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। प्रीवियस ईयर नीट में आया था कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो मेजर किया गया है वो किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर किया गया है? सो मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से इस वैल्यू को मेजर किया गया है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स इन ग्राम। क्लियर? सो व्हेन calculate this 1/12 into 1.99 into 10⁻⁻23, you get 1.66 into 10⁻³
power minus of 24 gram. This is the value of 1 AMU. सो ये जो वैल्यू है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमें एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना या ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करना होगा, फिर क्वेश्चन आस्क कि सर बताइए आप मुझे कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है इन एएमयू, और इन ग्राम अगर पूछता है इन ग्राम बताइए एक एटम का मास ऑक्सीजन का एएमयू में कितना है, 16 एएमयू। अगर वो ग्राम में पूछता है तो एएमयू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस वैल्यू मस्ट बी रिमेंबर्ड। आप ये वैल्यू जरूर याद रखेंगे, 1 एएमयू इक्वल टू 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। इफ पॉसिबल तो आपको ये वैल्यू भी याद रखना चाहिए। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता था ग्राम में, 1.99 into 10 raised to the power minus 23। that is the practical value, experimental value which is measured by the help of mass spectrometer। क्लियर है? ये क्लियर है? क्या हमें ग्राम एटॉमिक मास या 1 मोल का मास, मोलर एटॉमिक मास, और मास ऑफ 1 एटम, यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट ऐड कर लेते हैं केवल कि ये जो एमयू होता है ना सर, ये जब कभी भी हम डील करते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स के लो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, लाइक कि 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास अगर हम मेजर कर रहे हैं, मास अगर हम बता रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्पेसिफाई दैट मास इन एएमयू, नॉट इन ग्राम। क्योंकि ग्राम में इसका वैल्यू देखिए 1 एमयू का वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24, इनसिग्निफिकेंट जैसा चीज है। सेकेंड को अगर पावर में कोशिश करें तो लिख तो सकते ही है, बट वो इनसिग्निफिकेंट जैसा चीज है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है सर। सेकंड को आप सेकंड में ही बोलिए। टन को, केजी को अगर हम टन के फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो केजी को टन में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, बट पावर जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगा, तो वो मीनिंगलेस वैल्यू होता है। तो सर जब कभी भी आप एक एटम का मास, 5 एटम का मास, 1000 एटम का मास इस टाइप से डील करते हैं, या मैं ये बोलूं कि 1 मोल से कम एटम का मास या मॉलिक्यूल्स का मास जब आप डील करते हैं, तो इट इज बेटर कि आप एएमयू में डील करिए फिर उस टाइम पे। क्योंकि एन ए नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एंटिटीज होता है, दैट इज अ बिग नंबर, 10 रेज़ टू द पावर प्लस में 23 है वहां पे। तो उससे कम वाले नंबर के लिए अगर आप डील कर रहे हैं कि कितना मास होगा कितने इस मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, तो वहां पे एएमयू का यूज किया जाता है। डन है? तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम एन element expressed in AMU, expressed in AMU atomic mass unit, mass of 1 atom of nitrogen 14 AMU। ठीक, mass of 1 atom of सोडियम कितना लिखेंगे बताइए? 23 AMU। अब इस AMU के साथ एक एम्बिग्युइटी ऐसे था कि सर अगर हमें मेजर करना हो, लेट्स से वी हैव टू इवैल्यूएट मास ऑफ 1 molecules of water, mass of 1 molecule of water, तो आप क्या मास निकालेंगे सर? 1 molecules of water में 2 हाइड्रोजन के एटम है, सो 2 into 1 AMU प्लस 16 AMU, सो इट इज इक्वल टू 18 AMU। जरा इसको देखिए आप कि ये 18 AMU किसका मास है? 1 मॉलिक्यूल्स का मास है। अब एक मॉलिक्यूल्स का मास हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। सर मॉलिक्यूल्स का मास तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट में होना चाहिए था ना, एटॉमिक मास यूनिट में मॉलिक्यूल्स का मास आप बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अब जो मॉडर्न वे है उसमें हम लोग AMU के जगह पे सिर्फ U लिखते हैं। व्हाट इज दिस U? U इज यूनिफाइड मास। ये U अपना यूनिफाइड मास होता है सर। अब इसके साथ कोई एम्बिग्युइटी नहीं है,
यूनिफाइड मास, सबसे पहली बात तो देखिए कि एएमयू में 3 लेटर हमें लिखना पड़ रहा है, अननेसेसरी। यू में सिंगल लेटर में हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि सर 18 यू अगर हम बेटर लिखें तो इट इज बेटर, मोर कन्विंसेबल कि सर यूनिफाइड मास। यूनिफाइड तो एटम का हो सकता है, यूनिफाइड मास मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, यूनिफाइड मास यूनिट का मास, एक यूनिट का मास है यूनिफाइड मास। तो यूनिट का मास तो किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एटॉमिक मास यूनिट एटम का और मॉलिक्यूलर मास यूनिट मॉलिक्यूल्स का, इस टाइप का कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो इट इज बेटर कि अब हम लोग एएमयू के जगह पे यू यूज करने लगे हैं। सो यू और एएमयू बोथ आर द सेम थिंग्स। U and AMU both are the same thing. U is unified mass. It is better कि molecules का mass हो चाहे atoms का mass हो, यूनिट में जब आप यूनिट मास अगर मेजर कर रहे हैं तो आप उसको U में लिखिए, यूनिफाइड मास बताइए। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ वाटर इज 18 U, यूनिफाइड मास है। एएमयू बोलते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है एएमयू, और आप किसी मॉलिक्यूल्स का मास बता रहे हैं एएमयू में, तो इट मे क्रिएट सम एम्बिग्युइटी। तो इसको रिमूव करने के लिए अब हम लोग इसको सिर्फ यू से दिखाते हैं। तो either you write the mass of one atom of nitrogen is 14 AMU और 14 U, सेम चीज है 23 U। कोई इशू नहीं? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास या मोलर मास, it is mass of one mole atom और राइट, ये नंबर है। अब क्रैश कोर्स के बच्चों को ये सब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, और दिस मच नंबर ऑफ एटम्स का मास है ये। देखिए हम लोग लिख सकते हैं सर व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन नाइट्रोजन इज 14U। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इस में लिखना चाहें तो क्या लिखें, 14 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। क्या ये क्लियर है सबको? दिस इज द मास इन ग्राम। सो व्हाट इज द मास ऑफ दिस मच एटम ऑफ नाइट्रोजन? सो मास ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of nitrogen. इतने एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। तो 14 into 1.66 in 10 raised to the power -24 multiplied by 0 to 10 raised to the power 23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 1। सो दिस becomes 14 ग्राम। सो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है, और इनडायरेक्टली आपको जो है वो गाड्रोस नंबर डिजाइन किया गया, इसी यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि दिस नंबर बिकम्स। सो सर क्या होता है ना कि मोल बोलिए या एटॉमिक मास, एक एटम का मास बोलिए या एक मॉलिक्यूल्स का मास बोलिए, उसमें हमें ये नंबर अलग अलग याद नहीं करना पड़ता, ये नंबर तो फिक्स रहता है, बस यूनिट चेंज होता है, वो एएमयू या यू होता है और ये ग्राम होता है। सो ग्राम एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास, ओनली वी से मोलर मास एटम का हो सकता है और किसका हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। सो एटॉमिक मोलर मास डायरेक्टली बोले, किसी का भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का, किसी का भी मोलर मास, ये चीज सारे सेम है सर, ये जनरली ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपको ये डेटा यूज होगा। अगर एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1.66 into 10⁻24 याद होना चाहिए। वैल्यू को अगर याद है तो, याद नहीं है तो आप याद रखेंगे कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। क्लियर? ग्राम एटॉमिक मास क्लियर? ठीक है।
चलिए, अब हमें मोल को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली कायदे से अगर हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं तो इन जनरल आप मुझे बताएंगे मोल, तो आप बोलेंगे कि 1 मोल मींस सर एन ए नंबर ऑफ एंटिटीज। अगर एन ए नंबर ऑफ कोई सब्सटेंस है तो हम उसे 1 मोल बोलेंगे। मोल इज अ काउंटिंग नंबर्स, जैसे डजन होता है सर, 12 का डजन बोलते हैं आप। वो कुछ भी 12 हो सकता है, वो पेन हो सकता है, वो बनाना हो सकता है, वो एप्पल हो सकता है, वो मैन हो सकता है, ठीक ना। किसी को भी अगर 12 में लेते हैं, 12 नंबर में लेते हैं तो हम उसे डजन बोल सकते हैं। ये और तरीका है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जहां पे हम स्पेसिफिक चीज यूज करते हैं, है ना। डजन हम कहीं स्पेसिफिक चीजों में यूज करते हैं। डजन में लोग राइस नहीं खरीदते, चावल नहीं खरीदते हैं, बट 12 चावल लिए और बोलने की इसे क्वांटिटी में बताओ कितना है, तो हम 1 डजन बोल तो सकते ही है। हाँ, दैट इज नॉट कन्वेंशनल वे। कन्वेंशनल वे नहीं है हमारा वो, उसको हम वेट करके लेते हैं, केजी में लेते हैं, काउंट करके नहीं लेते हैं, अदर वे। बट है तो वो चीज। तो वैसे ही सर मोल एक काउंटिंग नंबर है। मोल को यूनिट, मोल का कोई यूनिट नहीं होता है सर, मोल को हम लिखते हैं। और वो काउंटिंग नंबर क्या है, तो एवोगाड्रोस नंबर एन एंटिटी अगर होगा तो उसे हम 1 मोल बोलेंगे। दैट्स इट, इतना ही बात। कायदे से अगर आप 1 मोल डिफाइन करते हैं तो 1 मोल को जो डेफिनेशन दिया गया था वो कुछ ऐसा था, number of atoms present in number of atoms present in 12 gram of carbon isotopes। 12 ग्राम 12 आइसोटोप्स में, 12 कार्बन 12 आइसोटोप्स में कार्बन के जितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और दैट इज इक्वल टू नंबर एटम्स जितने होते हैं वो 1 मोल। हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या कि 12 ग्राम में कार्बन 12 आइसोटोप्स के कितने एटम्स होंगे? बिल्कुल, नंबर वहीं से आया था। अगर आप ऐसे डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं आपके लिए। क्या लिखना रिक्वायर्ड है? आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे या नॉट रिक्वायर्ड? बोलिए। डेफिनेशन रिक्वायर्ड है? वन मोल का मतलब हम लोग बोले प्रतीक्षा, नॉट रिक्वायर्ड। चलिए हम लोग डिक्टेट करके वैसे ही लिख लेते हैं जो हम बोले हैं। 1 मोल का मतलब हम बोले हैं, 1 मोल मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, दैट इज 1 मोल। दैट इज 1 मोल, ओके। ये 1 मोल है। चलिए थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ 1 एटम होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू, अभी हम आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताए थे, किसी को याद है? 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। ठीक, मीन्स ये हुआ कि 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 मीन्स 1 एटम, 1 एटम। तो इतने ग्राम में अगर 1 एटम है, 12 कितने एटम होंगे दोस्त? 1 by 1.9 into 10 raised to the power -3 into 12। अब आप यहाँ देखिए अप्रोक्सीमेटली इसको 2 ले लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 10 रेज टू द पावर -12 उठाएगा, -23 ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 6.02 into 10 रेज टू द पावर 3, और इसी को हम लोग बोलने लगे एवोगाद्रोस नंबर। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम? सर। चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं कि इस पे बेस्ड अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस पलटे होंगे तो आपको दिखा होगा एक मोस्ट फेमस क्वेश्चंस आता है ऐसे कि व्हिच वन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें 4 ऑप्शन होता है, और उस 4 ऑप्शन में कैसे बनाता है, कुछ के लिए मोल दे देता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, फिर कुछ के लिए दे देगा नंबर कि दिस मच नंबर ऑफ ओजोन, फिर कुछ के लिए दे देगा वो वॉल्यूम कि दिस मच वॉल्यूम ऑफ N2। ऐसे 4 ऑप्शंस बनाते हैं।
और उस 4 ऑप्शन में मुझे चेक करना होता है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। क्या ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं आप लोग? होता है ऐसा क्वेश्चन? उसी में एक ऑप्शन होता है कि दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम सल्फर, कुछ ऐसा। तो उस दिस मच ग्राम को ग्राम सोडियम बोल रहा है या 20 ग्राम बोल रहा है, आप 20 ग्राम 30 ग्राम को कैसे कंसीडर करते हैं उसको? ठीक, तो जो इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं पहला वही लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द वेट ऑफ ग्राम ऑफ सल्फर एटम, व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम सल्फर एटम। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? आई होप रिलेटिव एटॉमिक मास सल्फर का मुझे नहीं बताना पड़ेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32। कितना होगा 3 ग्राम सल्फर एटम का मास? फास्ट। 3 ग्राम सल्फर एटम का मास कितना होगा? नो आइडिया। चलिए, तो यही कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये 3 ग्राम सल्फर तो आप दे ही दिए, अब इसका क्या मास निकाले? 3 ग्राम मतलब 3 ग्राम सल्फर है, इसका क्या मास होगा? सो ये जो ग्राम एटम होता है, इस ग्राम एटम का मतलब मोल्स एटम होता है। 3 ग्राम एटम्स, 3 ग्राम एटम्स, एटम्स मीन्स 3 मोल। ये ग्राम एटम और मोल का कॉन्सेप्ट सेम है, 3 मोल एटम्स। सो एक्चुअल में आपको पूछा जा रहा है 3 मोल एटम ऑफ सल्फर का मास बताइए, ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ही ऑप्शन से हम बोले ना आपको, एबीसीडी का जो ऑप्शन बनाता है ना चार, उस 4 ऑप्शन में ऐसे ही कहीं पे यूज कर देता है कि 3 ग्राम सल्फर का एटम है। अब आप सोचते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ एटम 3 इंटू एन होंगे, 3 मोल्स दिया हुआ है ये, राइट। तो ऐसे पहला क्वेश्चन का जो टाइप है यहाँ से, वो इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट करना होता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे भी जो भी चीजें उसे पूछना होगा, ऐसे ऑप्शंस बनाते हैं वो। सो 3 ग्राम एटम्स मींस 3 मोल्स एटम। तो यहाँ पे जो मास हो जाएगा सर, मास ऑफ 1 मोल सल्फर कितना? 32 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। सो मास ऑफ 3 ग्राम एटम बोलिए, 3 ग्राम एटम बोलिए, और इसी को 3 मोल बोलेंगे आप, इज इक्वल टू 3 इंटू 32, 96 ग्राम इज द आंसर। क्या क्लियर है? ये किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप? ओके है? चलिए, नो रिप्लाई, एनीवन? चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के लिए हम कुछ बेसिक्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, करेक्ट?
volume of gas at STP divided by molar volume. Molar volume. What is the molar volume? 22.4 liter. Molar volume of any gas at STP is 22.4 liter. So अगर वॉल्यूम में डील कर रहे हैं हम, वॉल्यूम गिवन है at STP, so we can calculate the number of moles by the help of this formula. Number of moles equal to volume of gas at STP divided by molar volume 22.4 liter. Third, अगर number of entity given है, in that case number of mole is equal to give number of entities, yeah, substance divided by Avogadro's number. Na. Number of mole is equal to given number of entities divided by Avogadro's और Na. तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल होते हैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, आप थोड़ा सा उसे भूल रहे हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? अदरवाइज हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये पास आउट का बैच है, आप 11-12 पास किए हैं, तो इस सब चीजों में बेसिक टर्म्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट हम एक ब्रशअप करते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स में लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको ज्यादा फोकस्ड होकर के ज्यादा पर्टिकुलर टर्म्स को हम ज्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपको कहीं लगता है इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है मुझे, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, ओके? नंबर ऑफ एंटिटीज, इनको यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ सब्सटेंस लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो भी दिया है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पेन, कॉपी, कुछ भी दिया हुआ है, उसका नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपको देते हैं इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे, आपको सारे एक केवल हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि 6.022 into 10 to the power 24 molecules of K2Cr2O7 is calculate. आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? Calculate first moles of potassium atom, weight of potassium atom, third number of chromium atom, fourth total number of atoms in the given sample. Total number of atoms in the given sample. फर्स्ट कैलकुलेट कीजिए, फटाफट आंसर बताइए। क्या मोलर मास ऑफ पोटेशियम देना पड़ेगा हमें? मोलर मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है? बोलिए। 39 ग्राम। डू फास्ट। 6.022 into 10 raised to the power 24 molecules of potassium dichromate is given. You have a sample in which this much molecules of potassium dichromate are there. We have to calculate the number of moles of potassium atom, weight of potassium atom, number of chromium atom, and total number of atoms in the given sample. Reply fast.
ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नंबर ऑफ K2Cr2O7 कितना गिवन? 6.022 into 10 raised to the power 24. Calculate the moles. Mole of K2Cr2O7 is equal to, when the number of entities is given, then by dividing the Avogadro's number we get the number of moles. 6.022 into 10 raised to the power 24 divided by 6.022 into 10 raised to the power 23. You get 10 mole. बस इतना आंसर चाहिए, अब सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम, सर 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 has 2 mole of potassium atom, so 10 mole of K2Cr2O7 is 2 into 10, that is equal to 20 mole. I didn't get any answer. 24 participants in the meetings, और उसके बाद हमें सिंगल आंसर नहीं मिला अभी तक इस क्वेश्चंस का। क्यों? पोटेशियम एटम 20 मोल पोटेशियम, 1 मोल पोटेशियम एटम का मास, मोलर मास 39 ग्राम, so 20 into 39, this much gram. Number of chromium atom, so moles of atom, how moles of chromium atom? Potassium dichromate का मोल 10, का मोल 2 into 10, so 2 into 10 is the moles of chromium atom. Then what is the number of chromium atom multiplied by Avogadro's number? So 20 Na. What is the total number of atoms in the given? इसका बता दीजिए आप लोग। टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन द गिवन बता दीजिए आप लोग। Sir, 11 into 10 into Na. 11 into 10 into Na, राइट। 11 into 10 into Na, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 11 into 10 into Na। अब आप देखिए दो तरीका है, एक तो आप मोल फाइंड आउट कर लिए हैं तो इसके भी यहाँ पे जाइए कि 10 मोल है, और यहाँ पे एक मोल में एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं 7 + 4, 7 + 4 मींस 11, सो एक मॉलिक्यूल्स में 11, तो एक मोल मॉलिक्यूल 11 into Na, 10 मोल में मल्टीप्लाइड बाय 10, सो 10 into Na। एक तो ये बात है। अगर हम ये ना लिखे, हम अपने मोल कैलकुलेशन से ना जाए, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो गिवन है ना, दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स में 11 एटम हैं, तो क्या हम डायरेक्टली 11 into 6.022 into 10 to the power 24 नहीं कर सकते? यही वैल्यू है दोस्त। आप इसको लिख सकते हैं 11 into 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 10, यही तो है 11 into 10 into Na, this is Na। जब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है उससे, 11 एटम है एक मॉलिक्यूल्स में, 11 into Na, सॉरी 6.022 into 10 to the power 24। ठीक, तो आप जो आंसर किए हैं मुझे 11 ने, वो ये नहीं किए होंगे, वो मोल से गए होंगे, मोल के थ्रू गए होंगे, उनका ये आया, सेम चीज है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है ये, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप और करिए।
How many molecules of water are present in 252 milligram of H2C2O4 oxalic acid into how many molecules of water are present in 252 milligram of H2C2O4 into 2H2? How many molecules of water are present in 252 milligram of H2C2O4 into 2H2? Into 1 for hydrogen, 2 into 12 carbon, 2 into 18 for water. This much gram. एक मोल का मास कीजिए. I hope it comes to be 126. gram. Okay. Given mass of H2C2O4 into 2H2O is equal to 252 milligram. Convert to gram. So 252 into 10 raised to the power minus 3 gram. So what is the moles of H2C2O4 into 2H2O is equal to given mass 252 into 10 raised to the power minus 3 divided by molar mass 126. It is so 0.002 mole. Is it आता है समझ में? 0.002 मोल कम है. So what is the mole of water? Total number of mole of water 2 into 0.002 mole equal to 0.004 mole. Correct? क्या करना है हमें? How many molecules of water? So moles of water निकल गया तो molecules निकल जाएगा. Number of molecules of H2O 0.004 into 6.022 into 10 raised to the power what? 20. This is the 2.4 into 10 raised to the power 21. So next topic है अपना laws of chemical combination. Laws of chemical combination.
ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या सब पढ़ना है इसमें? फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, राइट? थर्ड लॉ है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिफ्थ है गैलोजैक्स लॉ एंड एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। गैलोजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं इसको, गैलोजैक्स लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम, एंड सिक्स्थ इज एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। राइट, तो ये 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप सबको पता है। लॉ ऑफ मास क्या होता है कि सर इन केमिकल रिएक्शंस मास नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर दो कंडीशन है इसमें, एक पहला कंडीशन तो ये है कि कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, जिस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, ताकि जो गैसेस प्रोडक्ट होगा वो बाहर ना निकल पाए, एस्केप ना कर पाए। In that case, and the reactant is totally consumed to convert into product. Total reactant अगर convert हो रहा है product में, in that case, the mass of reactant is equal to mass of product. That is law of conservation of mass. So वहां पे सर जब chemical reactions होता है तो only old bond get break and new bond gets formed. Only rearrangement of the atoms takes place. वहां पे constitution बदलता है, rearrangement बदलता है only. नया atoms नहीं बनता है सर, नए एटम्स नहीं बनते हैं सर, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं सर। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और नया मॉलिक्यूल्स बनता है। सो मास कंजर्व होता है, नया एटम्स नहीं बनता है वहां पे, मास कंजर्व होता है। बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, mass of the reactant is equal to mass of the product. So law of conservation of mass. Law of constant और definite proportions बोलता है कि irrespective of the source of preparations or irrespective of the method of preparations or the source from which we recover the compound, the mass ratio or mole ratio of atoms is always constant or definite. सर अगर वाटर है तो वो वाटर आप मिनरल वाटर ले रहे हैं, आप गटर वाटर ले रहे हैं, रिवर वाटर ले रहे हैं, या कहीं से भी वाटर का सोर्स क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता। आप वाटर बनाने का तरीका, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, either you form the water by combining hydrogen and oxygen or either formation of water by burning of anything, burning of हाइड्रोकार्बन को बर्न करके आप वाटर बनाइए सर। In all cases, the mass of hydrogen and oxygen present in a molecules of water is always ratio of in the ratio of 2:16 or 1:8 mass ratio and 2:1 mole ratio. This is mass ratio and this is mole ratio. So this is fixed. ये फिक्स्ड होता है सर किसी भी कंपाउंड के लिए, irrespective of their mass of their method of preparations or their source. So किसी भी कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है या किस सोर्स से आप उस कंपाउंड को रिकवर कर रहे हैं, कंपाउंड में जो एटॉमिक रेशियो, जो एटम के मास रेशियो है या मोल्स रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, डेफिनेट होता है। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपके ये क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। मैं जो सेकेंड लॉ है
मैं एक एग्जांपल उसमें लिख रहा हूँ, आपको वैलिडेट करना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ गिवन डेटा है 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम of certain metal burns in oxygen to give metal oxide to give 3 gram of its oxide. Okay, 1.5 gram of same metal heated in steam gave 2.5 gram of its oxide. Okay, so that these results illustrate law of constant proportions. These results illustrate law of constant proportions. Do fast. क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है कि 1.8 ग्राम किसी सर्टेन मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है and we get the metal oxide weight of metal oxide 3 grams metal oxide. When the same metal of 1.5 gram treated with steam hot water we get the metal oxide having weight 2.5 gram. So हमें बताना है कि ये जो मेटल ऑक्साइड का डिफरेंट वेट आ रहा है क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है, क्या मेटल और ऑक्सीजन का मास रेशियो दोनों में सेम है, ये हमें प्रूव करना है। क्या कर सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ मेटल केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट weight of metal 1.8 gram, weight of metal oxide 3 minus 1.8 ग्राम, कितना होगा ये, कितना हो जाएगा ये 1.2 ग्राम। ओके सॉरी, what is the metal oxide 3 gram, what is the weight of oxygen weight of oxygen in metal oxide, this is equal to 3 minus 1.8 1.2. So what is the ratio of, or either we say ratio of metal and oxygen in this metal oxide is 1.8 by 1.2, it is equal to 1.5. Case 2, weight of metal is what, weight of metal is equal to 1.5 gram, treated with a steam we get metal oxide, so weight of metal oxide is equal to 2.5 gram. So what is the weight of oxygen in this metal oxide? 1 gram. Is equal to 2.5 minus 1.5, that is equal to 1 gram. So what is the mass ratio of metal and oxygen? So mass ratio of metal and oxygen is equal to weight of metal 1.5, weight of oxygen 1.5. See, the mass is same, mass ratio of metal and oxide is same. So this given practical values
follows the law of constant proportion. In both cases, mass ratio is same, that is 1.5, right? 1.5. So results illustrate or results follows law of constant proportion. Clear? Law of constant proportions और law of definite proportions clear है? Third one is law of multiple proportion. तो बताएंगे what is law of multiple proportion? Law of multiple proportion. स्टेटमेंट से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनना चाहिए इस पे, दैट्स इट। स्टेटमेंट से 12 को भी जरूरत नहीं है, अब 11th वालों को भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रमोशंस मिलता है, एग्जाम लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बताएंगे कोई, क्या प्रिंसिपल था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला कि सर वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, let's combine with oxygen, it forms two different compounds, one is carbon monoxide and other is carbon dioxide. Okay, या फिर you can represent like this, carbon reacts with CO2 gives carbon monoxide and this carbon reacts with O2 to gives CO2. An element combined with the other element to give two different or more than two different compounds. Okay, और आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो एलिमेंट है यहाँ पे जो है कार्बन है सर, ये ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके मल्टीपल ऑक्साइड्स बना रहा है। सो इसमें जो मास रेशियो है, यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल मास रेशियो देखें तो दिस इज 12:16 एंड दिस इज 12:32। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक एलिमेंट के मास को सेम रखना है, एक जो एलिमेंट है उसके मास को सेम रखना है। हियर वी से कि द मास ऑफ ऑक्सीजन which combined with the fixed mass of carbon 12 gram, then the mass ratio of the element which have different mass must be a whole number ratio, 16:12, 32, or either it be right 32:16, so either 1:2 or 2:2। तो ये जो मास रेशियो होगा हमेशा जब एक एलिमेंट कंबाइन करेगा किसी डिफरेंट एलिमेंट से और मल्टीपल कंपाउंड बनाएगा, तो जो फिक्स्ड मास ऑफ कंपाउंड, ये जो एलिमेंट है जो कि फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट से कंबाइन, जो ऑक्सीजन है जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से कंबाइन कर रहा है, दैट ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ दैट ऑक्सीजन एटम must follows this rule that the mass is always in whole number ratio or simplest ratio, 1:2 or 2:1 ratio, simplest ratio को फॉलो करता है। एक क्लासिक एग्जांपल है जिसको हम लिखेंगे, स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम। क्लासिक एग्जांपल है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको सीरीज में लिखने का ताकि हमारा जो रेशियो आए, जो ऑर्डर, जो रेशियो आएगा वहां पे वो एक ऑर्डर में आए, राइट? तो इसीलिए हम इसको सो जो हमारा ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड हम N2O ले लेते हैं, जो सेकेंड ऑक्साइड है हमारा वो हम NO ले लेते हैं, थर्ड ऑक्साइड N2O3, fourth oxide and fifth oxide वैसे NO3।
ये सारे ऑक्साइड्स आप देखे हैं नाइट्रोजन के, ठीक। सो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं किसका, मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव टू वैलिडेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो mass of nitrogen atom, what is the mass of nitrogen atom in each oxide? Here it is 28 gram, it is 14 gram, it is 28 gram. Nitrogen is in this oxide is 14 gram, this is also 14. Clear? Mass of oxygen, mass of oxygen atom, what we write, 16 gram, 16 gram, 3 oxygen, 48 gram, 2 oxygen, 32 gram, 3 oxygen, 48 gram. How we validate here the law of multiple proportion? क्योंकि यहाँ आप देखिए किसी भी एटम का मास फिक्स नहीं है, तो हमें किसी एक एटम का मास फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स से मास ऑफ नाइट्रोजन हम करते हैं। सो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन एटम के मास को फिक्स करते हैं, कितना, 14 ग्राम, 14 ग्राम, 14 ग्राम, 14 gram and 14 gram, right? Then we calculate the mass of oxygen in each oxides. So mass of oxygen atom, see what we get, 28 gram of oxygen, 28 gram of nitrogen in N2O has 16 gram of oxygen. So 14 gram has how much gram of oxygen, 8 gram, 14 gram has 16 gram, so here mass of oxygen is 16 gram. 28 gram of nitrogen in N2O3 has 48 gram of oxygen. So 14 gram has half. So 2, 4, 24 gram. 14 gram 32. So 14 gram 32 gram. And 14 gram 48. 14 gram 48 gram. These are the mass of oxygen atom. In different oxides of nitrogen, when we fix the mass of nitrogen. यहाँ पे mass of nitrogen 28, 14, 28, 14. Yeah, of oxygen भी वैलिड है। मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल एलिमेंट जो कि फिर मास ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है एंड मल्टीपल ऑक्साइड है। तो ये एलिमेंट है ऑक्सीजन जो कि 14 से कंबाइन करके मल्टीपल ऑक्साइड देगा। Mass of nitrogen follows simplest whole number ratio. See a simplest ratio. So what is the mass of oxygen? Ratio of oxygen. So ratio of mass of oxygen. So ratio of mass of oxygen 8 is to 16 is to 24 is to 32 is to 48. You get 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. 8, 16, 24, 32. Sir, हाँ सर, it 46 should be यहाँ पे 6 होगा ना? yes sir. ये 6 होगा, ठीक। सो आई थिंक वन ऑक्साइड हम मिसिंग किए हैं कहीं पे, N2O5। N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है, ये मिस किए हैं, इसीलिए 5 मिसिंग हो गया। देखिए ये हो जाएगा 28 ग्राम, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। जब इसको हम 14 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 40 ग्राम। अब इसको हमें इस प्लेस पे रखना चाहिए था, ये यहाँ से मिसिंग हुआ है। सो अगर आप रेशियो में इसको यहाँ इम्बेड कर लें, 32 is to 40 is to 48, then you get 4 is to 5 is to 6, 5 is to 6। सो ऑर्डर में
था, इसीलिए ऑर्डर हमारा कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो यहाँ भी दिख रहा है 1:3:4:6, नो प्रॉब्लम। आप लॉ एक एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, तो वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाया है, उस एलिमेंट का जब मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज सिंपलेस्ट मास रेशियो, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो, 1:1, 1:3, just like that, simplest ratio। यहाँ तक तो आप लोग कुछ एप्लीकेशंस का क्वेश्चंस देखिए, जो बेसिक मूल कॉन्सेप्ट हम डील किए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए। कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है तो जिस ग्रुप पे आप हैं उस ग्रुप पे मेरा नंबर है, अवेलेबल है, आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं उस ग्रुप पे। कोई क्वेश्चंस अगर डाउट होता है मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और क्वेश्चंस व्हाट्सएप कीजिए। जब भी हम फ्री होंगे रिप्लाई करेंगे, ठीक। फ्री होंगे तो थोड़ा लेट रिप्लाई हो सकता है बट रिप्लाई मिलेगा, नो। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व क्वेश्चंस कीजिए। थ्योरी कुछ नहीं होता है अपने आप में, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं थ्योरी का वेटेज समझ में नहीं आता है कि किस थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशंस हम कैसे करते हैं, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम नहीं उठा पाएंगे क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, साथ में कुछ एग्जांपल्स लेके चलने हैं, लिमिटेड नंबर क्लास में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट भी होगा। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक को एक्सप्लोर करिए, क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करिए, जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप कीजिए। अगर वो क्वेश्चंस अच्छा रहेगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सबको समझ में आएगा। नहीं, अगर मुझे लगा पर्टिकुलरली आपको आंसर करना है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके है, क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।